हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हम सबको पता है कि असेसमेंट ईयर के बीतने के बाद आप उस असेसमेंट ईयर का जो ITR है उसको फाइल नहीं कर सकते हैं। लेकिन 29 अप्रैल 22 को हमारे पास CBDT का एक नोटिफिकेशन आया जिसमें हमें ये बताया गया कि आप अपने पिछले कुछ सालों का ITR फाइल कर सकते हैं असेसमेंट ईयर के लास्ट डेट के बीत जाने के बाद भी। लेकिन कुछ कंडीशन लगा दिया गया कि ऐसा करने पे आपको कुछ एडिशनल टैक्स, लेट फी और इंटरेस्ट देना होगा। तो आइए आज के इस वीडियो में हम समझते हैं कि कितने साल पीछे तक का ITR हम फाइल कर सकते हैं, कितना एडिशनल इनकम टैक्स देना है, कितना लेट फी और कितना इंटरेस्ट देना है। तो हमारे पास ये नोटिफिकेशन है और इसमें जो जो बातें कही गई हैं और जिन जिन सेक्शंस का रेफरेंस दिया गया है उन सब का मैंने एक समरी बना लिया है हिंदी में। और आइए हम लोग यहीं से इसको देखते और समझते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझिएगा कि ये जो सुविधा दी गई है कि आप अपने पिछले कुछ सालों का ITR फाइल कर सकते हैं, तो ये जो पिछले साल का रिटर्न हम अभी फाइल करेंगे इसको नाम दिया गया है अपडेटेड रिटर्न या फिर ऐसा कहिए ITR-U। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, हमारे पास नोटिफिकेशन आया CBDT का नोटिफिकेशन नंबर 48 जो कि आया 29 अप्रैल 22 को। और इसमें यह बोला गया कि जिस दिन से यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसी दिन से लागू भी हो जाएगा। मतलब कि ये जो नोटिफिकेशन है ये 29 अप्रैल 2022 से लागू हो चुका है। इसके बाद इस नोटिफिकेशन में बोला गया कि इनकम टैक्स रूल 1962 में एक नया रूल जोड़ा जा रहा है, रूल 12AB के बाद, और इस रूल का नाम होगा रूल 12AC। अब रूल 12AC क्या बोलता है? ये बोल रहा है कि सेक्शन 139(8) कैपिटल A के अनुसार जो लोग इस रिटर्न मतलब कि ITR-U को फाइल करने के योग्य हैं वो लोग असेसमेंट ईयर 2021 मतलब कि फिनेंशियल ईयर 19-20 और उसके बाद का अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकेंगे। तो एक चीज हमारा क्लियर हो गया कि कितने साल पीछे तक का ITR हम लोग फाइल कर सकते हैं। तो आज के हिसाब से देखा जाए तो बस 2 साल पीछे तक का मतलब कि असेसमेंट ईयर 2021 और उसके बाद का ITR हम लोग फाइल कर सकते हैं। क्लियर है? अब आगे क्या है कि ऑडिट केस वाले लोग, कंपनी या फिर पॉलिटिकल पार्टी जो हैं जिन्हें कि ITR 7 फाइल करना होता है, वैसे लोग केवल DSC के द्वारा अपना ITR-U फाइल कर सकेंगे। और इसके अलावा सभी लोग DSC या फिर EVC मतलब कि OTP के द्वारा अपना ITR-U फाइल कर सकेंगे। ये नॉर्मल सी बात है, सबको पता है। अब आगे आइए, अब यहाँ पे एक चर्चा हुई कि सेक्शन 139(8) कैपिटल A के अनुसार जो लोग योग्य हैं वही केवल ITR-U फाइल कर सकते हैं। तो कौन से लोग योग्य हैं ये बताएगा सेक्शन 139(8) कैपिटल A। ये बोल रहा है कि कोई भी पर्सन जिसने किसी भी असेसमेंट ईयर के लिए अपना ओरिजिनल रिटर्न या फिर बिलेटेड रिटर्न या फिर रिवाइज रिटर्न चाहे फाइल किया हो या नहीं किया हो, वो अपना अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है। लेकिन ये जो रिटर्न फाइल करना है ये कब तक कर लेना है? यहाँ बता रहे हैं कि जिस असेसमेंट ईयर का अपडेटेड रिटर्न फाइल करना है उस असेसमेंट ईयर के बीतने के 24 महीने के अंदर। अब यहाँ क्या क्या क्लियर हुआ कि चाहे आपने अपना रिटर्न फाइल किया था या फिर नहीं किया था, कोई मतलब नहीं है। अगर नहीं किया था तो फ्रेश ITR-U फाइल करिएगा, अगर फाइल कर लिया था और वो बिलेटेड था या फिर रिवाइज था तो भी फाइल कर सकते हैं। ठीक है? लेकिन कंडीशन क्या है कि असेसमेंट ईयर के बीतने के 24 महीने के अंदर ही कर लेना है। 24 महीने के बाद आप नहीं कर पाएंगे। एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति असेसमेंट ईयर 19-20 का अपना ITR-U अभी फाइल करना चाहता है। तो ध्यान दीजिएगा कि असेसमेंट ईयर 19-20 का लास्ट डेट क्या था? 31 मार्च 2020। अब इसमें 24 महीने जोड़िए तो लास्ट डेट कितना हो रहा है? 31 मार्च 2022। अब ये समय तो जा चुका है, बीत चुका है। हम लोग आज 29 जून 2022 को बात कर रहे हैं। तो अब हम लोग असेसमेंट ईयर 2019-20 का ITR-U फाइल नहीं कर सकते हैं। ठीक है?
और यहाँ पे मैंने स्टार देके लिखा भी हुआ है कि होता भी तो नोटिफिकेशन नहीं करने देता। ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल के लिए ही लिया था आपको असेसमेंट ईयर 19-20, क्योंकि ऊपर बोला ही गया है कि ITRU स्टार्ट ही हो रहा है असेसमेंट ईयर 20-21 से। ठीक है, तो अब आगे देखिए कि अगर आप अपने असेसमेंट ईयर 20-21 का ITRU फाइल करना चाहते हैं तो इसका लास्ट डेट था 31 मार्च 2021, इसमें 24 महीने जोड़ दीजिए, होता है 31/3/2023। तो अभी हमारे पास समय है, हम लोग असेसमेंट ईयर 20-21 का ITRU फाइल कर सकते हैं। वैसे ही असेसमेंट ईयर 21-22 का जो ITRU है उसको हम लोग 31 मार्च 2024 तक फाइल कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक नोट है, इसको देखिएगा। बोल रहे हैं कि ITRU फाइल करते समय आपसे कौन सा ITR फॉर्म आपको फाइल करना है और ITRU फाइल करने का रीजन मतलब कि कारण पूछा जाएगा, और आपको निम्नलिखित में से कोई एक कारण जो है वो सिलेक्ट भी करना है। ठीक है, जब आप फाइल करने जाएंगे तो फॉर्म में आपसे पूछा जाएगा कि क्या कारण है, तो आपको कोई एक सिलेक्ट करना है। क्या क्या है? रिटर्न पहले फाइल नहीं हो पाया था, रिटर्न फाइल हुआ है लेकिन इनकम गलत डल गया है, इनकम का गलत हेड सेलेक्ट हो गया है, हो सकता है 5 हेड होते हैं हमारे पास, कुछ गलत हो गया था आपके पास। कैरिड फॉरवर्ड लॉस कम हो रहा है, आपको लॉस जो कैरी फॉरवर्ड करना था वो अब कम हो रहा है ITRU फाइल करते समय। वैसे ही अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन अब आपका कम हो रहा है, या फिर आपका मैट क्रेडिट कम हो रहा है, या फिर टैक्स रेट गलत हो गया था ITR फाइल करते समय जब आपने पहले किया था। ये CGST और SGST केस में ज़्यादा होता है, या फिर लोग लॉटरी इनकम के केस में भी गलती कर देते हैं, उसको अदर सोर्स में डाल देते हैं, या फिर अन्य। अब आगे बढ़िए, आगे बोल रहे हैं लेकिन निम्न परिस्थितियों में अपडेटेड रिटर्न मतलब कि ITRU फाइल किया ही नहीं जा सकता है। ठीक है, आप कुछ भी कर लीजिए, फाइल नहीं होगा। कब? जब अपडेटेड रिटर्न यानी कि ITRU फाइल करने पे लॉस आ रहा है, मतलब कि लॉस का रिटर्न है, तो फिर ITRU फाइल नहीं होगा। या फिर आपने पहले जब अपना ITR फाइल किया था उसमें लायबिलिटी ज़्यादा था, अब इसको ऐसा कहिए कि रिवाइज कर रहे हैं, मतलब कि ITRU फाइल कर रहे हैं तो लायबिलिटी कम हो जा रहा है, तो फिर फाइल नहीं होगा। ठीक है, या फिर आपने फाइल नहीं किया था और अब फाइल कर रहे हैं तो रिफंड बन रहा है, तो भी फाइल नहीं होगा। या फिर आपने फाइल किया था और रिफंड जितना बना था उससे ज़्यादा रिफंड अब ITRU फाइल करने पे बन रहा है, तो भी फाइल नहीं होगा। या फिर जिस पर्सन के ऊपर सर्च या फिर सीजर का या फिर रिक्वेश्चनिंग चल रहा है, या फिर किसी भी तरह का सर्वे चल रहा है, या फिर ये सब होने के बाद नोटिस जारी हो गया है, तो वो लोग भी रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं ITRU। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जिन्होंने उस असेसमेंट ईयर के लिए अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दिया है वो भी दोबारा ITRU फाइल नहीं कर पाएंगे, मतलब कि किसी भी AY के लिए अपडेटेड रिटर्न बस एक बार ही फाइल होगा। इससे एक और चीज क्या पता चलता है, हम लोग आगे देखेंगे। अब दूसरा जो कंडीशन है, यही सबसे बड़ा कंडीशन है, इसको देखिएगा कि अगर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उसके साथ आपको सेक्शन 140 कैपिटल B में बताए गए कैलकुलेशन के अनुसार टैक्स के पेमेंट का प्रूफ साथ में देना है, मतलब कि आपको चालान का डिटेल्स देना है, जैसा हम लोग नॉर्मल टैक्स पेमेंट में देते हैं वैसा ही। यहाँ पे एक छोटा सा नोट है, एक बार सुन लीजिए कि अपडेटेड रिटर्न को रिवाइज किया जा सकता है कि नहीं। आपके दिमाग में हो सकता है ये बात आ रहा हो, तो ये जो बात हमने यहाँ पे देखा है इससे पूरा क्लियर है कि अपडेटेड रिटर्न को रिवाइज नहीं किया जा सकता है। तो बहुत ही ध्यान से ITRU को फाइल करना है। ITRU या फिर अपडेटेड रिटर्न एक ही बात है, मैं जो भी बोल रहा हूँ आप एक ही समझिएगा। ठीक है, अब ऊपर हमने यहाँ पे देखा कि 140 कैपिटल B के अनुसार टैक्स का कैलकुलेशन करके फिर चालान का डिटेल्स देना है, तो ये टैक्स का कैलकुलेशन कैसे होगा, और यही 140 कैपिटल B बताता है एडिशनल इनकम टैक्स कैसे लगेगा और कितना लगेगा। पहला केस है कि आप जिस असेसमेंट ईयर का अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं उस असेसमेंट ईयर का पहले ओरिजिनल रिटर्न या फिर बिलेटेड रिटर्न फाइल नहीं हुआ है, मतलब कि आपने अपना ITR फाइल किया ही नहीं था और अब जा रहे हैं ITRU फाइल करने। तो क्या होगा कि मान लीजिए कि उस असेसमेंट ईयर का अगर कोई एडवांस टैक्स था या फिर TDS था या फिर TCS था, उसको तो आप एडजस्ट करेंगे ही, उसको तो क्लेम करेंगे ही। तो उसको क्लेम करने के बाद अगर टैक्स पेएबल आ रहा है, मतलब कि आपका टैक्स बन रहा है सब एडजस्ट करने के बाद, तो फिर आपको इंटरेस्ट, सेस और लेट फी तो देना ही है, सबको पता है नॉर्मल तरीके से, लेकिन उसके बाद एडिशनल इनकम टैक्स भी देना है। और फिर इस एडिशनल इनकम टैक्स के पेमेंट का
जो चालान है उसका डिटेल्स भी आपको ITR-U में डालना है। ठीक है, अब ये ऊपर हमने देख लिया कि हमारा ITR फाइल नहीं हुआ था। नीचे है कि अगर हमने अपना उस असेसमेंट ईयर का ओरिजिनल रिटर्न या फिर बिलेटेड रिटर्न या फिर रिवाइज रिटर्न फाइल कर दिया था और अब चल रहे हैं कि भाई हमको रिवाइज करना है, ठीक है, मतलब कि उसको चेंज करना है, तो क्या होगा कि अपडेटेड रिटर्न फाइल करते समय जो भी आपने उस ITR में एडवांस टैक्स या फिर TDS या फिर TCS क्लेम किया था उसका तो फिर से एडजस्टमेंट करेंगे ही। और अगर ओरिजिनल ITR फाइल करते समय आपने कम या ज़्यादा एडवांस टैक्स क्लेम किया था या फिर TDS TCS क्लेम किया था तो उन सबको सही करने के बाद आप एक्चुअल अमाउंट क्लेम करेंगे, मतलब कि अपने लायबिलिटी से एडजस्ट करेंगे और सब एडजस्टमेंट के बाद जितना भी टैक्स पेएबल आ रहा है उस टैक्स पेएबल पे जाहिर सी बात है आपको इंटरेस्ट, सेस और लेट फी देना है और साथ में एडिशनल इनकम टैक्स भी देना है और चालान का डिटेल्स भी आपको देना है। अब इंपॉर्टेंट बात आता है कि भाई एडिशनल इनकम टैक्स देना कितना है। उससे पहले ये सुन लीजिए कि अगर ऐसा केस बन रहा है कि आपने पहले ITR में, मतलब कि आपने जब पहले ITR फाइल किया था उसमें रिफंड क्लेम किया था और जब आप अपना अपडेटेड रिटर्न मतलब कि ITR-U फाइल कर रहे हैं इस समय टैक्स पेएबल आ रहा है, तो ये रिफंड तो आपने ले लिया, तो उस केस में क्या होगा कि आपको टैक्स पेएबल के साथ रिफंड का अमाउंट भी वापस देना है गवर्नमेंट को और दोनों अमाउंट पर, मतलब कि टैक्स पेएबल और रिफंड दोनों को जोड़ लीजिए, उस अमाउंट पर इंटरेस्ट, सेस और लेट फी देना है, साथ में एडिशनल इनकम टैक्स भी देना है। अब सबसे बड़ा बात कि अपडेटेड रिटर्न के केस में एडिशनल टैक्स देना कितना है, तो ध्यान रखिएगा कि टैक्स पेएबल प्लस इंटरेस्ट प्लस सेस प्लस सरचार्ज का 25% एडिशनल इनकम टैक्स देना होगा अगर आप असेसमेंट ईयर के बीतने के 12 महीने के अंदर ITR-U फाइल कर रहे हैं। तो हमने ऊपर पढ़ा था कि असेसमेंट ईयर के बीतने के 24 महीने के अंदर ITR-U को फाइल किया जा सकता है, लेकिन अगर आप 12 महीने के अंदर फाइल कर दे रहे हैं तो फिर 25% एडिशनल टैक्स, और अगर 12 महीने बीतने के बाद और 24 महीने के अंदर आप अपना ITR-U फाइल करेंगे तो फिर आपको टैक्स पेएबल प्लस इंटरेस्ट प्लस सेस प्लस सरचार्ज का 50% एडिशनल टैक्स के रूप में देना है। यहाँ पे एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जब आपको एडिशनल इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है उस समय लेट फी को नहीं जोड़ना है। लेट फी अलग है, अलग ही रहेगा, इस पे आपको फिर से एडिशनल इनकम टैक्स का 25% या फिर 50% नहीं देना है, केवल ये जो 4 कंपोनेंट है इसका 25% या फिर 50% देना है। क्लियर है? अब सारा चीज क्लियर है जितने बात हमारे नोटिफिकेशन और सेक्शंस में लिखा हुआ है। अब एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है सबके अंदर जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। लोगों की क्वेरी है कि अगर आपका टैक्स लायबिलिटी है ही नहीं, मतलब कि नेट टैक्सेबल इनकम ही 5 लाख रुपए से कम है, जब 5 लाख रुपए से कम होगा तो हमारा टैक्स तो बनेगा ही 2.5 लाख से ऊपर, लेकिन सेक्शन 87 कैपिटल है इसका रिबेट दे देगा तो टैक्स लायबिलिटी तो बनेगा ही नहीं। तो इस केस में कैसे हमारा एडिशनल इनकम टैक्स कैलकुलेट होगा? होगा ही नहीं ना, जीरो का 25% और 50% क्या कैलकुलेट होगा? जीरो हो जाएगा। या फिर अगर अपडेटेड रिटर्न हम लोग फाइल कर रहे हैं और जो ऊपर कारण दिए हुए हैं वो कारण सिलेक्ट करने पे भी हमारा कोई टैक्स पेएबल नहीं आ रहा है, जैसे मान लीजिए कि रिटर्न हमने पहले फाइल नहीं किया था, अब फाइल कर रहे हैं तो 5 लाख से नीचे है, या फिर रिटर्न हमने फाइल किया था लेकिन इनकम गलत डल गया था, अब सही इनकम कर रहे हैं तो भी 5 लाख से नीचे ही है। अगर इनकम का हेड गलत हो गया था, अब सही हेड में डाल रहे हैं तो भी 5 लाख से नीचे ही है। या फिर हमारा लॉस कम हो रहा है, तो लॉस कम होने से ये जरूरी तो है नहीं कि हमारा टैक्स पेएबल आ जाए, या फिर हमारा अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन कम हो रहा है, इस केस में भी हमारा टैक्स पेएबल नहीं आएगा। मैट क्रेडिट कम हो रहा है, इस केस में भी टैक्स पेएबल नहीं आएगा। टैक्स रेट गलत हो गया था तो हो सकता है कि टैक्स पेएबल आ जाए, हो सकता है ना आए। तो इन सारे केसेस में होने के बावजूद भी अगर हमारा टैक्स पेएबल नहीं बन रहा है तो हम लोग अपना ITR-U फाइल कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि सेक्शन 139(8) तो यहाँ पे बोल रहा है कि जब आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको 140 कैपिटल B के अनुसार टैक्स के पेमेंट का प्रूफ देना ही है। तो इसके बारे में आप लोग निश्चिंत रहिए, हम लोग बिल्कुल एक ITR-U का लाइव वीडियो करके देखेंगे कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है तो कैसे हो रहा है, और अगले वीडियो के लिए इसको रखते हैं। और आई होप कि इस वीडियो में जो भी बात मैंने आपको बताई है वो पूरी तरह से
क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।